ओके गाइस, फोकस करना सर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एक बार बस मुझे 1 मिनट दो, मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको जब तक ब्रीफ कर देता हूं इस टॉपिक के बारे में। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्कोर आपको देके जाएगा और बड़ा आसान है, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, ये मान के चलना आप। और कंपनीज अकाउंट जिसमें हम भी एंटर होने वाले हैं ना सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक से, ये कंपनीज अकाउंट आपको 20 से 25 नंबर देके जाएगी। इसमें मेजरली कौन कौन से टॉपिक आएंगे कंपनीज अकाउंट की सीरीज में? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अभी अपन कर ही रहे हैं। इसके बाद साथ साथ में अपने इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस इशू एंड राइट इशू, और साथ में इश्यू ऑफ शेयर जो आप क्लास 12 में पढ़ के आए थे वो टॉपिक्स आएंगे। तो 2 टॉपिक आपके पढ़े हुए आएंगे, एक तो इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर, और 3 टॉपिक नए आएंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और एक बोनस इशू और राइट इशू। तो ये पूरी सीरीज हमें कवर करनी है, ठीक है। तो इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज पहले टॉपिक से, इसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले तो ये बताओ, ये प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? रिडम्पशन तो बाद में पढ़ेंगे। तो सर अपन ने पढ़ा होगा बचपन में, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के बचपन में, जब आप बच्चे थे, अकाउंट्स के अंदर जन्म हुआ था आपका 11th क्लास में, फिर 12th में आए, तो आपने पढ़ा होगा कि 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर आपने पढ़ा होगा इसके अंदर डीप में गए होंगे आप कंपनी अकाउंट के अंदर, कि कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है। क्लास 12th में इशू ऑफ शेयर का चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कंपनीज अकाउंट के अंदर 2 तरह के ओनर होते हैं, 2 तरह के मालिक होते हैं। एक तो होते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या इश्यू करती है और मालिक बनाती है? इक्विटी शेयर इशू करती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या इशू करके मालिक बनाती है? प्रेफरेंस शेयर इशू करके। तो देयर आर 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं जाऊंगा, बस इतनी बात बताता हूं कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिन पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। जैसे अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, पर अगर डिविडेंड दोगे तो पहले किसको देना पड़ेगा भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, बर्बाद होगी, बंद होगी, जब कंपनी के सामान बेचे जाएंगे और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी चुकाई जाएगी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी चुकाने के बाद में फिर जब शेयर होल्डर की बारी आएगी, पहले तो बाजार के पैसे चुकाएंगे भाई साहब, सिक्योर्ड लोन्स, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट चुकाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन चुकाएंगे, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी चुका देंगे, क्रेडिटर चुका देंगे, प्रेफरेंशियल पेमेंट चुका देंगे। हालांकि वो चैप्टर आपके कोर्स में अब नहीं है। उसके बाद में जब बाजार का पैसा चुका देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, उसके बाद जब घर के पैसे चुकाने की बात आएगी, जब शेयर होल्डर का पेमेंट चुकाने की बात आएगी, तो पहले किस शेयर होल्डर को पेमेंट देंगे? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले हिसाब किताब करेंगे। इनको प्रेफरेंशियल अधिकार होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकता है? क्या कर सकता है? इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये वोट कर सकता है। बाकी इसको ज्यादातर नॉर्मल रूटीन बिजनेस में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये तो अपन ने बात करी सर कि प्रेफरेंस शेयर किस टाइप का क्लास का शेयर है। तो देयर आर 2 क्लासेस ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो। पहले अपन प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेंगे। पैसे लेने के टाइम पे टर्म्स होती है इशू की, कि भाई देखो हम आपसे आज 100 रुपए का शेयर है, आज तो आपसे 100 रुपए ले रहे हैं, 10 साल बाद आपको इस 100 रुपए के शेयर के 120 रुपए वापस दे देंगे। या आपसे आज तो 100 रुपए के शेयर के 100 रुपए ले रहे हैं और आपको पैसे वापस से नहीं देंगे। हेलो, तो ये कहां लिखा हुआ होता है? टर्म ऑफ इशू में। कहां होता है? कम ऑन, टर्म ऑफ इशू में। अच्छा, आपसे भाई साहब हम एक शेयर देके 100 रुपए आज ले रहे हैं, इस 100 रुपए के शेयर पे आप हमसे 10% का डिविडेंड ले सकते हो। जब भी डिविडेंड देंगे तो कितने परसेंट से डिविडेंड देंगे भाई साहब आपको? 10% से। तो ये सारी बातें कहां लिखी हुई रहती है? टर्म ऑफ इशू में। तो पहले तो अपन प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनसे पैसा लेते हैं, उसके बाद जैसा टर्म में लिखा हुआ होता है कि उनको रिपेमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर रिपेमेंट करना है तो कब करना है? 4 साल बाद करना है, 5 साल बाद करना है, 100 साल बाद करना है, 150 साल बाद करना है, मतलब ये सब कहां लिखा रहता है? कम ऑन,
टर्म्स ऑफ इशू में लिखा रहता है। अच्छा, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कितने परसेंट से देना है, ये सब कहां लिखा रहता है, कम ऑन, टर्म ऑफ इशू में लिखा रहता है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनसे पैसा लेंगे, उस पैसे का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में अगर टर्म में लिखा है कि इनको रिपेमेंट करना है, तो रिपेमेंट कब करना है, तो रिपेमेंट करने के पहले डिविडेंड किस परसेंटेज पे देना है, वो सारा काम टर्म ऑफ इशू को देख के कर देंगे। अगर मान लो टर्म में लिखा रिपेमेंट करना ही नहीं है तो रिपेमेंट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के क्या होता है सर, हमारे जो भी चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग आप कहां पढ़ के आ चुके हो भाई साहब, 12th क्लास में आपने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, वो अभी मेरे कोर्स में है ही नहीं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर मेरे कोर्स में नहीं है। मेरे कोर्स में क्या है, इशू करना, पैसे लेना, या रीपेमेंट करना, रिडम्पशन करना। कम ऑन, रीपेमेंट करना, रिडम्पशन करना मेरे कोर्स में है। तो जिस टर्म पे मैंने प्रेफरेंस शेयर को इशू करके पैसे लिए होंगे, उस दिन जो भी टर्म्स और कंडीशन बताई होगी, उस टर्म्स पे मैं क्या कर दूंगा, इनको वापस से रीपेमेंट कर दूंगा। तो अभी मैं क्या चैप्टर पढ़ने वाला हूं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या होता है कमोन इसका मतलब, रीपेमेंट करना। किसका, प्रेफरेंस शेयर के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम का। तो अपना चैप्टर कहां घूमेगा भाई साहब, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे घूमेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे घूमेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। ओके, चले आगे। ओके, स्टार्ट करें, चलो। अब क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जब भी इनकी बातें होती है तो ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है। और अगर कंपनी से रिलेटेड अगर ये टॉपिक है, तो कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग तो आना ही चाहिए, साथ में आपको क्या आना चाहिए, कम ऑन, कंपनीज एक्ट 2013 भी आना चाहिए भाई साहब। क्योंकि कंपनी की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बेटा अकाउंटिंग करना चाहते हो ना, तो इस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कानून लगता है, उस कानून को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे नहीं है कि कोई एक्ट तो लग ही नहीं रहा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े, अकाउंटिंग कर दी। यहाँ पे कंपनी पे भैया क्या लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, तो वो पढ़ के हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे करना है, उसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 55। तो रिडम्पशन की सारी बातें किस सेक्शन में लिखी हुई, कमॉन, सेक्शन नंबर 55 में लिखी हुई है। मतलब हम जो भी काम करेंगे ना इस चैप्टर में, हम जो भी काम करेंगे ना इस चैप्टर में, डेबिट क्रेडिट तो आता है, चलो वो तो अकाउंटिंग ने सिखा दिया, वो तो हमको अकाउंटिंग के रूल तो आते हैं भाई, किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है वो तो हमें आते हैं, वो तो अकाउंट ने सिखाए हैं। पर उसके अलावा जो भी काम हम करेंगे ना इस चैप्टर में, वो सब हमें कौन सिखा रहा होगा, सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर सेक्शन नंबर 55 हमें समझ में आ गया तो ये चैप्टर की अकाउंटिंग भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस चैप्टर में, सेक्शन नंबर 55। तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस चैप्टर को समझने में, इस सेक्शन को समझने में लगाना। ये सेक्शन समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर इस चैप्टर समझ में आ गया तो आपके 10 12 15 नंबर देके जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। गिफ्ट का चैप्टर है ये, शानदार। ठीक है, करें स्टार्ट। तो पहली बात ध्यान सुनना भाई साहब, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है। सर जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है कंपनी में, उसको क्या करना, रीपे करना। ठीक है, अब सर सेक्शन 55 क्या कहता है, पढ़ते हैं। पहली बात ये बोल रहा है कि सर पहले तो ये बताओ कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो वैसे तो प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं। तो अभी हम लोग जो टाइप पे फोकस करेंगे वो 2 टाइप पे फोकस करेंगे। कौन कौन से, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको अगर इश्यू किया तो उनको रिडीम भी करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी वापस से करना पड़ेगा। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अगर आपके शेयर इशू करके आपसे हमने पैसे लिए तो वापस आपको पैसे लौटाने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर से अगर अपन ने पैसा लिया तो वापस से कोई रीपेमेंट करने का कोई कंपल्जन नहीं है। हाँ, कंपनी चाहे और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर को वापस से बाय बैक करके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे सकती है। कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को वापस से पैसा दे सकती है, उसे क्या बोलते हैं उस समय, बाय बैक। क्या बोलते हैं कमॉन, बाय बैक। समझ में आ रही है बातचीत। पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में तब रिडम्पशन करना ही पड़ेगा जब आपने कौन सा प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। बोलो क्लियर।
क्लियर क्लियर। तो क्या बोल रहा है देखना, ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कंपनी किस टाइप का प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल। सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हिंदुस्तानी कंपनी इशू कर सकती है। क्लियर हो गई बातचीत। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते तो हैं, बट इंडियन कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर हो गया। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर अपन इशू करेंगे उसको अपने को वापस से रीपेमेंट करना पड़ेगा। जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनसे पैसा लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, उनको एक ना एक दिन वापस से पैसा लौटाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मैंने पैसा आपसे आज ले लिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तो आपको मुझे रिडीम करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये रीपेमेंट कब करना पड़ेगा, इशू के डेट से। तो जो भी सर टर्म में लिखा होगा, टर्म ऑफ इशू में जब भी लिखा होगा, जब भी इशू किया होगा तो मैंने लिख के दिया होगा इतने साल बाद पेमेंट करूंगा। तो भाई मैं कितने साल मैक्सिमम तक आपका पैसा रख सकता हूं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो इसके लिए सेक्शन 55 कहता है कि हिंदुस्तानी कंपनी मैक्सिमम मैक्सिमम 20 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रख सकती है। मतलब आज अगर मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उसके 20 साल के अंदर अंदर मुझे आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बोलो क्लियर, पक्की बात, समझ में आ रही है, धीरे धीरे एकदम ओके। चलते हैं आगे। प्रेफरेंस शेयर को आप कब रिडीम कर सकते हो, जब आपके कहां लिखा हो, बाय लॉज में, कानून में, आपके इंटरनल रेगुलेशंस में। इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल कानून को क्या बोलते हैं, कमॉन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर दूसरे देश का झंडा फहराना भाई सही तो नहीं है, और वो भी टेररिस्ट कंट्री या दुश्मन देश का झंडा तो अपन अपने घर के बाहर लगा नहीं सकते भाई, ये तो इलीगल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, क्लियर। अपन अपने घर में कोई ड्रग्स का इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, समझो बात। तो ये किसने बोला, अपनी जमीन के कानून ने बोला, लॉ ऑफ लैंड ने बोला। पर अपने घर के अंदर क्या कानून है, वो थोड़ा ना इंडिया के लॉ में लिखा हुआ है। अब जैसे अपने घर के अंदर कानून है कि भाई सबको सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, सबको सुबह 7:30 बजे नाश्ता करना पड़ेगा, सबको सुबह 8 बजे काम पे जाना पड़ेगा, रात को 8 बजे बाद एंट्री नहीं है। अब ये तो अपने घर के अंदर के कानून है ना। तो कंपनी के अंदर के रेगुलेशन जो जहां लिखे होते हैं उसका बोलते हैं कौन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि रिडम्पशन कर सकते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तभी आप जाके रिडम्पशन कर सकते हो। तो सर क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोलो क्लियर है, आगे चलते हैं। अब सर आपने दो टर्म सीख रखी होगी, इशू ऑफ शेयर पढ़ा होगा जब। एक तो होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है पार्टली पेड अप। एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है पार्टली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप क्या होता है इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखते रहना भाई साहब, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, बस फोकस करते रहना कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा सा मतलब ऐसे नींद ना लेते हुए। ठीक है, जिसको भी नींद वींद आती है, मुझे तो पता है, ठीक है, मेरा फोकस उन बच्चों पे जाता रहता है। बट आपको अगर आती है नींद वींद तो आप जाएं, ठंडा ठंडा पानी है बढ़िया वाटर कूलर के अंदर बाहर, उससे अपने आंखों पे छींटे वीटे मारे और नींद उड़ाएं। उससे भी नहीं उड़ रही है, सर पे पानी डाल के आ जाए। उससे नहीं हो रहा है, नहाओ आराम से, व्यवस्था पूरी है भाई। ठीक है, सोना मत बस, क्योंकि अगर यहाँ सो जाओगे अकाउंटिंग नहीं आएगी। चलो, तो कुल मिला के ध्यान देना। मान लेते हैं सर अपने शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पता होगी आपको, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, इसमें से मान लो जी मैंने ना कॉल किए 80 रुपीज। कितने मंगाए मैंने, 100 में से 80 रुपए मंगाए। अच्छा, मैंने फेस वैल्यू 100 का शेयर है, तो मैंने इशू भी कितने में किया इसको, बाजार में 100 में किया। एक बार अपन आसान क्वेश्चन देते हैं, शेयर कितने का है, 100 का, हम मंगा भी कितने रहे उनसे, 100, इशू एट पार, ये सबको पता होगा। 100 के शेयर के 100 रुपए मैंने मंगवाए, 100 के शेयर के 100 रुपए मैंने इशू कर दिए, मतलब 100 के शेयर के मैं 100 रुपए ही लूंगा। पर अभी मैंने मंगवाए कितने, अभी मैंने मंगवाए कितने, 80। इस 100 में से मैंने कितने मंगवाए, कमॉन 80। 60 रुपीज आ गए 80 में से, 80 मंगवाए और 60 आ गए, 80 मंगवाए और 60 आ गए। आप मुझे बताओ ये फुल्ली पेडअप है या पार्टली पेडअप है, कमॉन, फुल्ली पेडअप पार्टली पेडअप। 80 मंगवाए 60 आए, क्या है ये, क्या हो जाएगा, कमॉन, ये हो जाएगा पार्टली पेडअप।
इनको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने मंगवाए 80 रुपीज, और जितने मैंने मंगवाए ना उतने आ भी गए, और 80 रुपीज मंगवाए और 80 रुपीज आ भी गए। ये क्या है? फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप? जितने मंगवाए आ गए ना, क्या हो गया ये? क्या हो गया? दिखने में लग रहा है फुल्ली पेड अप, बट अभी भी क्या है? पार्टली पेड अप। अरे अरे तो गलत है, आप चीटिंग करते हो आप। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अरे भाई, जितनी फेस वैल्यू है पूरी मंगवा ली और पूरी आ भी गई ना, तो ही क्या बोलेंगे? फुल्ली पेड अप। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का इक्विटी शेयर है, 100 के 100 मंगवाए और 100 के 100 आ गए, तो ही क्या बोलेंगे भाई? फुल्ली पेड अप। तो ये मैंने सिखाया फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप का डिफरेंस। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अपनी लाइन। ये कह रहा है कि कौन से प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर सकते हो भाई साहब? तो ओनली, ओनली एंड ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा देना है, रिडीम करना है, रिपेमेंट करना है, तो आप उसी प्रेफरेंस शेयर को रिपेमेंट कर सकते हो जिसका शेयर कौन सा है? पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप। समझ में आ गया? तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर अगर मान लो अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं और उनको अगर आपको रिडीम करना है, तो पहले रिडम्पशन से पहले वो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को क्या बनाना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका रिडम्पशन कर सकते हो। समझ में आ रही चीजें? अभी तक का एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं। दो टाइप के, दो क्लास के शेयर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप के होते हैं, वैसे तो 8 टाइप के होते हैं, पर दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? इरिडीमेबल और रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर का इशू हमारे कोर्स में नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हमारे कोर्स में है। रिडम्पशन का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करना? कमॉन, रीपेमेंट करना। क्या करना? कमॉन, रीपेमेंट करना। तो पहली बात तो ये बताओ कि हिंदुस्तान में कंपनी जो है वो किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है अपने इंडियन लॉस के अंदर। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, बट कब तक उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा? तो डेट ऑफ इशू से अगले 20 साल के अंदर उसका रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम तभी कर सकते हैं जब हमारे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज किया हो, परमिशन दिया हो, हमारे बायलॉस कह रहे हो कि चलो ठीक है रिडम्पशन कर लो, तभी अपन रिडम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो सकते हैं। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को अगर आपको रिडीम करना चाहते हो तो पहले पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप में, देन आप उसको रिडम्पशन कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ कैश में। कैश और बैंक मतलब कैश में पेमेंट देके ही रिडम्पशन आप कर सकते हो, रीपेमेंट आप कर सकते हो। क्लियर है भाई साहब? ऐसे कोई काइंड में पेमेंट नहीं कर सकते, ले बेटा गाड़ी ले जा, ले बेटा चाबी ले जा, ले बेटा कुछ और ले जा। रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट किसमें होगा? मोन कैश में होगा, काइंड में नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अब सुनना ध्यान से। अपने पास रिडम्पशन करने के दो मैनर है, वैसे तो आगे डिटेल में कवर होगा पर फिर बात कर लेते हैं। या तो रिडम्पशन आप करोगे पार पे, या रिडम्पशन आप करोगे प्रीमियम पे। या तो रिडम्पशन आप करोगे पार पे, या रिडम्पशन करोगे आप प्रीमियम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू कितनी? कमॉन 100। आपने उसको इशू भी कितने में किया? 100। फेस वैल्यू तो है 100, 100 का शेयर, इशू कितने में गया? 100 में। ठीक है, और रिडीम भी कितने में करोगे कमॉन? रिडीम भी कितने में करोगे कमॉन? अगर 100 में। तो फेस वैल्यू के बराबर रिडम्पशन प्राइस है। हाँ, इशू प्राइस के बराबर रिडम्पशन प्राइस है, मैं नहीं बोल रहा। फेस वैल्यू के बराबर रिडम्पशन प्राइस है। हाँ, तो इसको बोलेंगे रिडम्पशन एट पार। क्लियर? चेंज करते हैं। फेस वैल्यू है 100, 100 का शेयर है, अपन ने इशू कितने में किया था? 100 में। 100 में इशू भी मैंने 100 में किया, इशू भी मैंने पार पे किया। ठीक है, और रिडम्पशन अब मैं जब करूंगा ना, तो मैं 100 के शेयर के, पता है कितने रुपए देना है मेरे को? 110, 110। इशू प्राइस से ज्यादा दे रहा हूं या फेस में ज्यादा दे रहा हूं? सर दे तो दोनों से ज्यादा रहा हूं, पर कंपेयर कर टाइम किसको पकड़ना है? फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू से ज्यादा अगर अपन पे कर रहे हैं ना रिडम्पशन पे, तो इसको बोलेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे हम? रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो मुझे कंपेयर किससे करना है? इशू प्राइस से या फेस वैल्यू से?
फेस वैल्यू से। अगर फेस वैल्यू के बराबर रिडम्पशन प्राइस है तो रिडम्पशन एट पार हो जाएगा, और फेस वैल्यू से ज्यादा अगर रिडम्पशन प्राइस है तो रिडम्पशन एट प्रीमियम हो जाएगा। तो दो मैनर हो गए मेरे रिडम्पशन करने के, एक तो हो गया एट पार, एक हो गया ऑन एट प्रीमियम। ये क्लियर 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 क्लियर, पक्का पक्का पक्का। चुकाना है मुझे पैसा, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है ठीक है। अब ये पैसा चुकाऊंगा कहां से? इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। अब सुनना ध्यान से, अच्छी बातें हैं ये, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनना ध्यान से एकदम। जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं तो फीस जमा करानी पड़ती है। अब फीस जमा कराने का सोर्स क्या हो सकता है? मतलब कहां से आप पैसे लेके आ रहे हो देने के लिए? घर से लेके आ रहे हो, पापा मम्मी से लेकर आ रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी खुद की कोई पर्सनल अर्निंग है वहां से कमा के लेकर आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई लोन लेकर आ रहे हो। तो अलग अलग सोर्स हो सकते हैं ना फीस जमा कराने के, अलग अलग सोर्स हैं कि भाई मैं आप पैसा कहां से लाके मुझे मुझे दे रहे हो, या पैसा कहां से लाके अपनी फीस डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फीस। वैसे ही जब प्रेफरेंस शेयर का मुझे रिडम्पशन करना है तो पैसा कहां से ला सकता हूं मैं? रिडम्पशन करने के लिए पैसा लगेगा, वो पैसे का सोर्स क्या है? वो पैसे का सोर्स क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो या तो वह पैसा आपने खुद ने कमाया हुआ हो, या तो वह पैसा आपने खुद ने कमाया हुआ हो, और या फिर आप जितना रिडम्पशन करना है उसके बराबर पैसे के लिए क्या कर रहे हो? नए शेयर इशू कर रहे हो, नए शेयर इशू कर रहे हो। या तो आप नए शेयर इशू करके पैसा लाओगे, या तो आप नए शेयर इशू करके, फ्रेश शेयर इशू करके पैसा लाओगे, उस पैसे से पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा चुका दोगे। या फिर आप बोलोगे कि अरे भाई नए भाई की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमने बहुत कमाया है लास्ट 2-4 साल में, तो हमने जो पैसा कमाया है ना हमारे रूटीन एक्टिविटीज से, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से, तो हमने जो पैसा कमाया है जो हमारे प्रॉफिट्स में रखा हुआ है, पैसा कमाया है, तो असेट साइड में कहां दिख रहा है? कैश में या असेट्स में दिख रहा है कोई दूसरे, और इधर कहां दिख रहा है? लायबिलिटी साइड में पैसा कहां दिख रहा है? अपने रिजर्व्स में दिख रहा है। तो जो पैसा मैंने कमाया है वो कहां दिख रहा है? इधर तो कैश में, और इधर कहां दिख रहा है? रिजर्व्स में। तो जो पैसा मैंने कमाया है वो रिजर्व में रखा हुआ होगा, कमाया हुआ है वो मैंने कहां रखा होगा? कम ऑन, रिजर्व में रखा हुआ होगा। तो वो रिजर्व से भी मैं रिपेमेंट कर सकता हूं, या फिर अगर मेरे पास में पैसा कमाया हुआ नहीं है तो मैं नए शेयर इशू करके जो प्रोसीड आएगी उससे पुराने शेयर रिडीम कर सकता हूं। समझ में आया? तो बताओ कौन कौन से दो सोर्स हैं? एक तो आपके प्रॉफिट्स जो आपने कमाए हुए हैं वहां से आप रिपेमेंट कर सकते हो, और एक आउट ऑफ योर कैपिटल, मतलब नया कैपिटल इशू करके जो पैसा आएगा उससे पुरानी कैपिटल आप चुका सकते हो। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वन इज आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए, रिपेमेंट करने के लिए नए शेयर आप इशू कर रहे हो, नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, और जो उनसे जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हो पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाने में। या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हुए हैं भाई धंधे से, जो प्रॉफिट आपने धंधे से कमाए हुए हैं, जिन प्रॉफिट्स का आप कुछ भी कर सकते थे, पर वो प्रॉफिट्स का आप क्या कर रहे हो? रीपेमेंट कर रहे हो। किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। रिडम्पशन कर रहे हो किसका? कम ऑन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो देयर आर टू सोर्सेज, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर चुकाने हैं, तो 5 लाख का तो मान लो कि मैंने नए इक्विटी शेयर इशू करके जो पैसा आया उससे रिडम्पशन कर दिया, और बचे 5 लाख प्रॉफिट से चुका दिए। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑन कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे हम? ऑन कॉम्बिनेशन। तो बताओ समझ में आ रही क्या बातचीत? तो बताओ कहां कहां से लाओगे पैसा रिपेमेंट करने के लिए? आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो ऑलरेडी इशूड कैपिटल है उससे पेमेंट करोगे, या नई इक्विटी शेयर इशू करके उससे पेमेंट करोगे? नया शेयर इशू करके, नया इक्विटी शेयर इशू करके, नया प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, ठीक है, रिपेमेंट करोगे। या फिर जो आपके पास कमाया हुआ प्रॉफिट था, जो आपके पास कमाया हुआ प्रॉफिट था, आपकी बिजनेस एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा था, उसका इस्तेमाल करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दोगे। बोलो क्लियर? अरे क्लियर क्लियर क्लियर। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करोगे, अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करोगे, कमाए हुए पैसे से रिडीम करोगे, तो आपको प्रॉफिट्स में से
एक रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। अभी सिर्फ पढ़ना, समझाऊंगा बाद में, बस क्या करना कब पड़ेगा वो समझा रहा हूं कि अगर आप अपने प्रॉफिट से रिडीम करोगे, अगर आप अपने प्रॉफिट्स से रिडीम करोगे, अगर आप अपने प्रॉफिट से रिडीम करोगे, तो आपको जितना प्रॉफिट से आप रिडीम कर रहे हो उतना पैसा कहां डालना पड़ेगा मोहन? CRR में डालना पड़ेगा। कहां से प्रॉफिट कम करके कहां डालना पड़ेगा वो पैसा? CRR में। कितना पैसा डालना पड़ेगा? जितना प्रेफरेंस शेयर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो, जितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो, मतलब जैसे 10 लाख रुपीस की नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर में रिडीम करना चाहता हूं, उसमें से 5 लाख रुपीस की नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर मैंने रिडीम कहां से कर दिया? कहां से कर दिया कमॉन? इशू ऑफ शेयर से, नए शेयर इशू करके वहां से रिडीम कर दिया। तो बताओ कितने बचे, कितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बची? 5 लाख। तो ये 5 लाख की बची हुई नॉमिनल वैल्यू को मैं रिडीम कर रहा हूं अगर प्रॉफिट से, तो मुझे ये 5 लाख प्रॉफिट से निकाल के कहां पे डालना पड़ेगा मोहन? एक नए रिजर्व में डालना पड़ेगा, उसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। तो कितना पैसा CRR में डालना पड़ेगा? जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर, जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर अपन रिडीम कर रहे हैं कहां से? प्रॉफिट्स से। तो उतना पैसा प्रॉफिट से निकाल के कहां डालना पड़ेगा? CRR में। क्यों करना पड़ेगा, कैसे, वो सब बात की बात है। क्या करना पड़ेगा देखो, तो अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो अपने प्रॉफिट से, उतना पैसा प्रॉफिट से निकाल के कहां पे डालना पड़ेगा? CRR में। कमॉन कहां पे? CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कहां पे कमॉन? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। पर सुनो, अगर आप फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब नए शेयर इशू करके उनसे जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल करके पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, तब आपको CRR बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तब आपको CRR में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो वापस से पढ़ते हैं। इसका मतलब आप मुझे कंक्लूजन दो, CRR कब बनाना पड़ेगा? जब प्रॉफिट से रिडीम कर रहा हूं तब, या फिर जब कैपिटल से रिडीम कर रहा हूं तब? जब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट प्रॉफिट से कर रहा हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? CRR। किसके बराबर? रिडीमेबल वैल्यू के बराबर या नॉमिनल वैल्यू के बराबर? जितनी नॉमिनल वैल्यू मैं प्रॉफिट्स से चुका रहा हूं उतना मुझे CRR में प्रॉफिट से निकाल के CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब उतने प्रॉफिट मुझे कम करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैंने प्रॉफिट का इस्तेमाल किस में कर लिया? पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाने में कर लिया। तो जितने प्रेफरेंस शेयर के नॉमिनल वैल्यू का रिडम्पशन में प्रॉफिट से कर रहा हूं, उतना प्रॉफिट से पैसा निकाल के मुझे कहां डालना पड़ेगा? CRR में डालना पड़ेगा। सर पर CRR भी तो रिजर्व हो गया ना, तो वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट है। पर अब ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व हो गया, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहा, अब ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं रहा। अब मैंने इस प्रॉफिट को प्रॉफिट से निकाल के कहां पे ट्रांसफर कर दिया? CRR में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? पर अगर मैं रिडम्पशन कर रहा हूं आउट ऑफ कैपिटल, पर अगर मैं रिडम्पशन कर रहा हूं फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करके, तो मुझे फिर प्रॉफिट्स से CRR में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं प्रॉफिट का इस्तेमाल करूंगा रिडम्पशन करने के लिए, तो मुझे प्रॉफिट से पैसा निकाले कहां पे डालना है? CRR में। और अगर मैं प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं रिडम्पशन करने के लिए, मैं तो नए शेयर इश्यू करके आया हूं और वहां से मैं रिडम्पशन कर रहा हूं, तो फिर मुझे CRR में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ये बताओ क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो क्लियर हो गया क्या कि क्या करना है, क्यों करना है? वो तो बात की बात है, क्या करना समझ में आया? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। So there are two source of fund for redemption of preference share. One is out of capital and second is out of profit. And we can apply combination of both. Okay. अगर आप out of capital मतलब अगर आप redemption का पेमेंट कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, कहां से पैसा लाके? नए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तो आप रिडम्पशन कर सकते हो। बट उस केस में आपको क्या बनाने की जरूरत नहीं है? CRR बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अपने पुराने कमाए हुए प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके रिडम्पशन करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का,
तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। किसके बराबर बनाना पड़ेगा सीआरआर, जितनी नॉमिनल वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो, कहां से, प्रॉफिट से, उसके बराबर क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। बोलो क्लियर, 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 पक्का, श्योर, ओके। अभी चलते हैं आगे। हाँ, अब एक बात बता देता हूँ, रीड करवा देता हूँ, फिर लॉजिक समझा के फिर रीड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सर ये जो सीआरआर आप बना सकते हो ना, ये आप कहां से बना सकते हो। तो पहली बात तो रिडम्पशन आप कर सकते हो ना, तो कौन से प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकते हो, सुनना ध्यान से। आप उन्हीं प्रॉफिट्स से रिडम्पशन कर सकते हो जो क्या है, फ्री है। क्या कम ऑन, फ्री है। सुना होगा ना, अपन बोलते हैं फ्री रिजर्व्स, नहीं सुना, अपन बोलते हैं ना फ्री रिजर्व्स है, इसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आप कौन से टाइप के प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकते हो, फ्री प्रॉफिट्स से, फ्री रिजर्व से। सर अब एक बार बताओ ना, ये फ्री रिजर्व्स क्या होता है, बताता हूँ, समझना ध्यान से। ये फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, फ्री प्रॉफिट्स ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसे रिजर्व विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऐसे प्रॉफिट्स जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो, जिनसे आप डिविडेंड भी बांट सकते हो, मतलब ऐसा पैसा, इतना फ्री पैसा है वो कि जिसका आप इस्तेमाल का कोई यूजेज नहीं है, आपकी इच्छा है ना उस पैसे को किसको बांट दो, शेयर होल्डर को बांट दो एज डिविडेंड। तो अगर ऐसे पैसे से अगर आप डिविडेंड तक बांट सकते हो, इसका मतलब वो पैसा क्या है, फ्री है। क्या है कमॉन, वो फ्री है। फ्री का मतलब जिसका कोई रेस्ट्रिक्टेड यूज नहीं है, उसका इस्तेमाल जहां करना है वहां करो, मना नहीं कर रहा मैं। उस पैसे से आप कहां क्या बांट सकते हो, डिविडेंड तक बांट सकते हो, इसका मतलब प्रॉफिट क्या कमॉन आपका, रिजर्व क्या कमॉन आपका फ्री है, ठीक है। तो फ्री रिजर्व से ही आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फ्री प्रॉफिट से ही आप क्या कर सकते हो कमॉन, रिडम्पशन कर सकते हो, किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। समझ में आ रही है। तो जितना पैसा, जितना फ्री प्रॉफिट का इस्तेमाल करके आप रिडम्पशन करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उतना पैसा आपको प्रॉफिट से निकाल के कहां पे डालना पड़ेगा, फ्री प्रॉफिट से निकाल के कहां पे डालना पड़ेगा, सीआरआर में। कौन, कहां पे, सीआरआर में। तो सीआरआर कौन से प्रॉफिट से क्रिएट कर सकते हो आप, फ्री प्रॉफिट से, फ्री रिजर्व से। जिस प्रॉफिट से आप रिडम्पशन कर सकते हो, उसी प्रॉफिट को कम करके आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा मोहन, सीआरआर। समझ में आ रही बातचीत। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले तो बोला कि सीआरआर कब क्रिएट करना है, ओनली व्हेन redemption is made from profits. Okay, we know this. CRR can be created out of, free reserves. क्या होते हैं फ्री रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व जो कि अवेलेबल है क्या करने के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए। मतलब उस पैसे से आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड तक बांट सकते हो, इसका मतलब वो प्रॉफिट आपका क्या है, वो रिजर्व आपका कम ऑन फ्री है। और उस फ्री रिजर्व से आप क्या कर सकते हो, कम ऑन रिडम्पशन कर सकते हो। और रिडम्पशन अगर आप उस प्रॉफिट से कर सकते हो, इसका मतलब वो प्रॉफिट वहां से निकाल के कहां डालना पड़ेगा आपको, कम ऑन सीआरआर में। कम ऑन कहां डालना पड़ेगा, सीआरआर में। ओके, समझ में आगे बातचीत, पक्का श्योर। आगे देखो, जैसे कौन से होते हैं फ्री रिजर्व साहब, जैसे पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब अपने क्या होते हैं, कम ऑन फ्री रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं कम ऑन, हमारे फ्री रिजर्व होते हैं, ठीक है। सर कौन से रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होते, कौन से रिजर्व से हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते, कौन से रिजर्व्स का पैसा हम सीआरआर में नहीं डाल सकते, पढ़ते हैं। तो सीआरआर आप कैपिटल रिजर्व से क्रिएट नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से अपन ने रिजर्व बनाया है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में नहीं कर सकते, तो उस पैसे से आप सीआरआर भी नहीं बना सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम के तो भाई साहब यूजेज लिखे हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के तो यूजेज लिखे हुए हैं सेक्शन 52 में, 5 इस्तेमाल लिखे हुए हैं। यहां कहीं नहीं बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो, कहीं पे भी नहीं बोला, पढ़ के बता देना।
सर ये बोला तो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अबे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू का पेमेंट करने के लिए बोला है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हैं ना हम रिडम्पशन करते टाइम पे, 100 का प्रेफरेंस शेयर 110 हम दे रहे हैं, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 का प्रेफरेंस शेयर 110 हम दे रहे हैं प्रीमियम पे रिडम्पशन पे, तो 110 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हम कहां से ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। बट 100 के 100 सिक्योरिटी प्रीमियम से हम ले नहीं सकते, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बोला ही नहीं है भाई साहब कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, तो फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ रही बातचीत? तो सर बताओ कौन कौन से रिजर्व का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते सीआरआर बनाने के लिए? कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी नहीं कर सकते, रीवैल्यूएशन रिजर्व का भी यूज नहीं कर सकते, रीवैल्यूएशन रिजर्व का भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कैश में रियलाइज्ड ही नहीं है, ये प्रॉफिट कैश में रियलाइज्ड ही नहीं है, ये प्रॉफिट से हम डिविडेंड ही नहीं बांट सकते, पैसा ही नहीं आया। अरे भाई साहब मेरे बुक्स में लैंड और बिल्डिंग दिख रही थी 10 लाख की, 10 लाख में लाया था मैं 10 साल पहले, उसको मैंने अभी जस्ट इस साल रिवैल्यू करके कितनी कर दी भाई साहब, 90 लाख बढ़ा के उसको मैंने कितना कर दिया, कमॉन 1 करोड़ कर दिया। तो ये 90 लाख किधर चला गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया। मैंने क्या एंट्री कर दी 90 लाख बढ़ाने की, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 90 लाख 90 लाख। अभी 90 लाख रुपए जो बढ़े हैं असेट्स की वैल्यू में मेरे, ये क्या कैश की फॉर्म में बढ़े हैं क्या? कैश आया है क्या? नहीं। तो जब कैश ही नहीं आया भाई साहब, जब मेरे पास में ये रिजर्व कैश में ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल रिडम्पशन करने के लिए भी नहीं कर सकता। तो सर इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वी कैन नॉट यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसे कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व है जो अपने को कानून ने बोला है कि मेंटेन करना पड़ेगा 4 साल तक 8 साल तक, तो मैं उसका भी भाई साहब इस्तेमाल डिविडेंड बांटने में नहीं कर सकता, किसी भी पर्पज से नहीं कर सकता, तो उसका इस्तेमाल मैं रिडम्पशन करने के लिए भी नहीं कर सकता। और पुराना कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है तो इसका इस्तेमाल भी मैं नया सीआरआर बनाने के लिए, नया रिडम्पशन करने के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बात समझाने के लिए थोड़ी देर स्क्रीन पे देखते रहना कि सर ये सीआरआर क्यों बनाना पड़ता है, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसकी कहानी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे, पर उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ में, एक बनाता हूं मैं बैलेंस शीट कंपनी की। वैसे तो देखो वर्टिकल बनती है, पर मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। ध्यान से देखते रहना सर प्लीज। इसको बोलते हैं अपनी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं हमारा असेट्स। सबसे पहला क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आती है? शेयर कैपिटल। इसमें भी क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मान लेते हैं सर कि अपने पास 10 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं, मानने में जा रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास पूरा का पूरा फ्री है, P&L अकाउंट है। ये तो फ्री होता है यार, ये तो फ्री होता है। कितना है कमॉन? 10 लाख। ठीक है, फिर अपने पास में नॉन करंट लायबिलिटी है, कोई भी मान लो, डिबेंचर डिबेंचर बैंक लोन वगैरह। बैंक लोन डिबेंचर होल्डर 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। और ऐसे अपने पास में करंट लायबिलिटी भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह अपने से पैसे मांगते हैं 10 लाख। तो बताना जरा मेरे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितनी है कमॉन? टोटल नहीं लगा पा रहे यार, 45 लाख। और इतने ही मेरे पास में क्या है कमॉन? असेट्स भी हैं। अब असेट्स की डिटेल में ज्यादा जान नहीं रहा, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? सन्ड्री असेट्स 45 लाख। इसमें मेरे पास बहुत सारे असेट्स है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर कैश इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे सब कुछ है ना, कैश वैश सब कुछ के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये बना दी भाई साहब मैंने बैलेंस शीट। ओके,
अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला मैंने बोला कि हम हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना चाहते हैं। मतलब हम हमारे मालिकों को पैसा चुकाना चाहते हैं। कंपनी का जो मालिक है उसको अपन पैसा चुकाना चाहते हैं। ठीक है। सुना होगा ना, दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, कौन कौन सी? इंटरनल लाइबिलिटी और, तो ये तो होती है इंटरनल लाइबिलिटी, अपने मालिकों का पैसा, ओनर्स का पैसा, घर वालों का पैसा। एक तरह से वैसे तो मालिक भी अपने बाहर के लोग ही होते हैं, पर फिर भी है तो अपने कनेक्टेड ना, यही मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को। और एक होती है कौन, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो हमने प्रस्ताव रखा कि हम हमारे मालिकों को पैसा चुकाना चाहते हैं, ये 5 लाख रुपीज हम रीपे करना चाहते हैं। किसको दिक्कत होगी बताओ? कौन पंगे डालेगा? किसको दिक्कत होगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वालों को दिक्कत होगी। ये डिबेंचर होल्डर है ना, डिबेंचर होल्डर, ये डिबेंचर होल्डर आके नाटक करेंगे। ये क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, ये क्रेडिटर आके नाटक करेंगे। क्यों नाटक करेंगे बोलो? बोले यार आप तो अपने घर के पैसे चुका रहे हो यार, कल को पता पड़ा घर के पैसे तो चुका लिए, बाद में कंपनी बर्बाद हो गई, और फिर हम जब पैसे मांगने आए तब आपने हाथ ऊंचे करके बोल दिया भाई साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम तो बड़े होशियार निकले यार। अगर कंपनी बर्बाद भी होगी तो पहले किसको पेमेंट जाना चाहिए? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, और फिर लास्ट में घर वालों को। और तुम तो भाई साहब चुपके चुपके अपना पेमेंट कर रहे हो यार, बाद में तुम कहीं निमटा गए तो समझो बात, है कि नहीं? तो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर पंगा डालेंगे। ये बोलेंगे देखो तुम्हें अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा चुकाना है ना, चुका लो, चुकाना है ना, चुका लो, बट कैसे भी करके तुम्हारी कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। हैं? अबे डिबेंचर होल्डर कैसी बातें बोल रहा है, नशे में है क्या तू? बोला आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा चुका दो और फिर भी कैपिटल का बेस जो वो कम नहीं होना चाहिए। अबे तो पेमेंट करेंगे तो कैपिटल कम होगी ना यार। ये बोलेगा यार मुझे नहीं पता यार, ये बोलेगा मैं जानता नहीं हूं यार चीजें। कुल मिला के तुम जो करना करो, तुम्हारे कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए। तुम्हें रिडीम करना है करो, तुम्हें रिपेमेंट करनी है अपनी कैपिटल का करो, पर तुम्हारी कैपिटल बेस कम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल बेस कम नहीं होने देंगे भाई, पेमेंट करना है पहले फिर हमको कर, फिर तू तेरे कैपिटल चुका। और अगर तू कैपिटल पेमेंट करेगा तो तेरी कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कौन कह रहे हैं ये सब अपने को? ये डिबेंचर होल्डर और ये क्रेडिटर कह रहे हैं, ये नेता बन रहे हैं यार, बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटी वाले। ये बोल रहे हैं यार तुम्हें चुकाना चुका लो, पर कैसे भी करके तुम्हारी कैपिटल बेस कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने डिबेंचर होल्डर को बुलाया, आओ महाराज बैठो, एक बात बताओ डिबेंचर होल्डर जी, अगर मैं नए शेयर इश्यू कर दूं कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके पुराने शेयर चुका दूं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? डिबेंचर होल्डर कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं नए इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं 5 लाख के नॉमिनल वैल्यू के, वो कितने में भी करूं वो उसमें दिमाग मत लगाओ, 5 लाख के इक्विटी शेयर है, मैं 5 लाख में इश्यू कर रहा हूं, तो नई कैपिटल आ गई। अब इस 5 लाख से जो पैसा आया, इधर कैश में भी आया होगा नया 5 लाख, इधर कैश में भी नया 5 लाख आया होगा, कमॉन, ये जो पैसा आया फिर किसको चुका दूं? इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुका दूं। तब कोई तुम्हें दिक्कत तकलीफ है क्या डिबेंचर होल्डर? कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है हमें, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारा कैपिटल बेस कम नहीं हुआ, हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया है, हमारा इंटरेस्ट हिंडर नहीं हुआ, हमें कोई खतरा नहीं है, तुम कोई जालसाजी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है बातचीत? अरे समझ में आ रहा है क्या? कौन कह रहा है ये सब अपने को? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी वाले कह रहे हैं, डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं, ये नेता बन रहे हैं। और इनके दुख को सुन के हमें कंपनीज एक्ट कह रहा है कि बोले अगर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है भाई साहब, तो आप क्या करो, उसकी बराबर की नॉमिनल वैल्यू के नए शेयर इशू कर दो आउट ऑफ कैपिटल। याद है क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? अरे आया, समझ में नहीं आया? पक्की बात, श्योर, क्लियर? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? नए शेयर इशू कर दो, जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने उतनी नॉमिनल वैल्यू के नए शेयर इशू कर दो, ताकि हमारी कैपिटल बेस बराबर रहे, कम ना हो, जिससे कि इन डिबेंचर होल्डर का, इन क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, इनके इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड कर पाए, इनको खतरा ना महसूस हो। समझ में आ रही है बातचीत? इसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला ये काम करो।
ओके क्लियर। तो पहला लॉजिक समझ में आया आपको, अगला लॉजिक सुनना ध्यान से। अब की बार मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिपेमेंट करना है। कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है? 5 लाख कैपिटल रिडीम करनी है। पर इस बार मैं नए शेयर इशू भी नहीं करना चाहता, पर इस बार मैं नए शेयर बाजार में इशू भी नहीं करना चाहता। कोई भी कारण हो सकता है, उन कारणों में अभी नहीं जाना चाहते। तो फिर क्या करना चाहते हो? हमारे पास जो प्रॉफिट्स है इनका इस्तेमाल करके हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिपेमेंट करना चाहते हैं। तुम ये मत समझ लेना कि प्रॉफिट सिर्फ यही है। अरे ये जब 10 लाख रुपए कमाए होंगे तो इधर असेट में भी तो दिख रहा होगा यार, ऐसे कैसी बातें करते हो यार। इधर 10 लाख कैश में दिख रहा होगा, इधर 10 लाख पेंडल में दिख रहा है, घबरा क्यों रहे हो? दोनों जगह दिखेगा। ठीक, तो ये जो मैंने 10 लाख रुपए भाई साहब कमा के पेंडल में डाल रखे हैं ना, इसका इस्तेमाल करके मैं अपनी 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना चाहता हूं, नए शेयर इशू करना नहीं चाहता। तो अब कैसे काम होगा, सुनना भाई साहब ध्यान से। तो जितना प्रॉफिट से आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हो ना, तो पहले तो है ना अपने प्रॉफिट से उतना पैसा निकालो और कहां डालो? सीआरआर में। कितना डालना पड़ेगा सीआरआर में? 5 लाख। तो बताना आपके फिर पेंडल में कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा मोहन? 5 लाख। चलो ये काम तो कर दिया। तो कुल मिला के अपने फ्री प्रॉफिट्स में से 5 लाख निकाले और कहां डाल दिए? सीआरआर में डाल दिए। ये तो एक काम कर दिया पहला। अब डिबेंचर होल्डर अब ये बोल रहा है अब कोई टेंशन नहीं है भाई, अब तू एक काम कर, तेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कर दे। तो अब हमने क्या किया, इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख रुपीस पे ऑफ कर दिए, इधर से 5 लाख गए। उल्ले, कैपिटल बेस तो कम हो गया। कैपिटल बेस तो 15 लाख से कितना हो गया? 10 लाख हो गया। तो भी डिबेंचर होल्डर चिंता में नहीं है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को एक बात पता है जो तुम्हें नहीं पता। बताऊं? डिबेंचर होल्डर एक बात जानते हैं, उन्होंने कंपनी एक्ट पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं हमें चिंता नहीं। अब पता है क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आपने आज सीआरआर में डाला है ना, इसका एक ही इस्तेमाल है भविष्य में, टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। इस सीआरआर का एक ही इस्तेमाल आप कर सकते हो भविष्य में, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर देने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस दिन आपने बोनस बांट दिया उस दिन ये सीआरआर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोनस बांटते ही इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सीआरआर का एक इस्तेमाल है। इस सीआरआर से क्या कर सकते हो मालूम? फ्री में इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो। मतलब ये सीआरआर एक दिन किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के सीआरआर एक दिन क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 लाख रुपीज सीआरआर नहीं है, एक तरह से ये 5 लाख रुपीज क्या है? ये कैपिटल है, शेयर कैपिटल है। समझ में आ रहा है क्या? सीआरआर का एक ही यूज, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इक्विटी होल्डर, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, एक इस्तेमाल। तो ये सीआरआर भविष्य में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ इक्विटी शेयर कितनी हो जाएगी वापस से? कैपिटल कितनी हो जाएगी मोहन? 15 लाख हो जाएगी। मेरा कैपिटल बेस कम नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हेलो, समझ रहे हो? तो अगर आप अपने प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो तो उस प्रॉफिट से पैसा निकाल के कहां पे डाल देना? सीआरआर में। और सीआरआर में हमें पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है भविष्य में क्या होने वाला है। नई कैपिटल रेज होने वाली है। सीआरआर का एक इस्तेमाल, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा? और सीआरआर में इसलिए भी ट्रांसफर करना जरूरी है क्योंकि अब ये प्रॉफिट से हम डिविडेंड बांट नहीं सकते, क्योंकि हमने इस 5 लाख के प्रॉफिट का क्या कर लिया है? रिडम्पशन करने में इस्तेमाल कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? इससे पता है क्या हो रहा है? इससे पता है क्या हो रहा है? इससे डिबेंचर होल्डर्स का, इससे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वालों का, इससे लेंडर्स का, इससे क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है। इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
इनको क्षति फ्यूचर में आप नहीं पहुंचा सकते हो। क्लियर है? आप कोई जालसाजी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कैपिटल बेस को बरकरार रखना पड़ेगा। और आपने 12th क्लास में एक रेशियो पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो, याद है कि 2 रुपए का अगर डेट है ना तो 1 रुपए की इक्विटी होनी चाहिए। पता पड़ा घर का तो 1 रुपया लगा रहा है और बाजार का 10 रुपए लगा रखे हैं आपने, और 2 महीने धंधा नहीं चला, जैसा कोरोना में हुआ था, तो आप अपने बाजार के पैसे चुका नहीं पाओगे, उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नहीं कर पाओगे, उनका इंटरेस्ट भी चुका नहीं पाओगे। तो ऐसा वो घाटे में आना, रिस्क में आना नहीं चाहते, ये डेट टू इक्विटी रेशियो को बढ़ाना नहीं चाहते, ये तुम्हारी इक्विटी कम होने देना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि तुम अपने घर का पैसा निकाल लो और इनका पैसा ज्यादा लगाओ धंधे में रह जाए और कल को तुम धंधा नहीं कर पाए ढंग से तो इनका पैसा डूब जाए, ये नहीं चाहते ऐसा। इसलिए कह रहे हैं तुम्हें रिडम्पशन करना है, करो मेरे दोस्तों, करो मेरे भाइयों, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बेस इंटैक्ट रखना पड़ेगा, कैपिटल बेस वैसा का वैसा रखना पड़ेगा, हम तुम्हें कैपिटल बेस कम करने नहीं देंगे। अब बताओ कैपिटल बेस सेम बना बराबर रखने का हमारे पास में कौन कौन से 2 रास्ते हैं, बताओ। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, नई 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज कर लो। दूसरा तरीका, अगर नए शेयर इश्यू नहीं करने तो क्या करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल कर डालो सीआरआर में, और फिर वो सीआरआर से फ्यूचर में क्या करो, बोनस शेयर के माध्यम से वापस से शेयर कैपिटल बढ़ा दो। कुल मिला के आपकी कैपिटल का बेस कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया या नहीं आया? इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? तो अगर मैं नए इश्यू शेयर, नए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर करके रिडम्पशन कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिप्लेस हो गई, तो वहां पे तो मुझे सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं अपने नए शेयर इश्यू नहीं कर रहा हूं और रिडम्पशन करना है मुझे पुराने प्रॉफिट्स में से, तो फिर पुराने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के मुझे कहां डालना पड़ेगा, सीआरआर में, और फिर सीआरआर से मुझे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, बोनस इश्यू करके इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। इन सबसे क्या हो रहा है, मेरी कैपिटल बेस बराबर रह रहा है। समझ में आ गया या नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? ओके, तो यहां तक की बात एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? कितनी बार रिवाइज कराओगे सर, जब तक तुम्हें याद नहीं आता। फटाफट सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना, रीपेमेंट करना। ये मुझे बताओ हिंदुस्तान में कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रोहिबिटेड है, ये इशू करा नहीं जा सकता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो इशू करती है इसका मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए, कम ऑन 20 ईयर। अगर आज मैंने इशू किया है डेट ऑफ इशू से लेके अगले 20 साल तक मुझे रिडम्पशन करना पड़ेगा, उसके बाद रिडम्पशन अलाउड नहीं है। इसके बाद रिडम्पशन कब हो सकता है, जब मर्जी बढ़ता हो सकता है, जब एओ ने बोला है तब हो सकता है, एओए ने बोला है तब हो सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट करा तभी जाके आप रिडम्पशन कर सकते हो। इसके बाद क्या कोई से भी प्रेफरेंस शेयर को आप रिडम्पशन कर सकते हो क्या? नहीं भाई साहब, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर अगर उसको आपको रिडीम करना है, अगर आपको उसको रिडीम करना है तो पहले उसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उसका रिडम्पशन आप कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, इसके बाद मुझे बताओ रिडम्पशन किस किस मैनर में कर सकते हैं, पार में या फिर प्रीमियम में। पार का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है और रिडम्पशन करते टाइम पे भी आप 100 रुपए दे रहे हो, उसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। और 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, और रिडम्पशन करते टाइम पे आप 110 रुपए 120 रुपए उससे ज्यादा दे रहे हो, उसका क्या बोलते हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा, रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन करना है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रिडम्पशन करने के पैसे कहां से लाओगे भाई, सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो देयर कैन बी 2 सोर्स ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वन इज आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब पुरानी इश्यूड कैपिटल में से दे दोगे? अरे नहीं भाई साहब, नई शेयर कैपिटल रेज करेंगे, इशू करेंगे, और उससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे पुरानी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। सेकंड ऑप्शन, प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके, जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हो, जो प्रॉफिट्स आपके लिए फ्री पड़े हो, जिस प्रॉफिट्स का आप कुछ भी कर सकते हो, जिस प्रॉफिट से आप डिविडेंड बांट सकते हो, उन्हीं प्रॉफिट का इस्तेमाल करके आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो। पर अगर आप प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके रिडम्पशन करोगे तो आपको उसके बराबर क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। किसके बराबर, रिडीमेबल वैल्यू के बराबर या नॉमिनल वैल्यू के बराबर? नॉमिनल वैल्यू के बराबर, क्योंकि मुझे कैपिटल रिप्लेस करनी है साहब, मुझे कैपिटल रिप्लेस करनी है, मुझे 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर को रिप्लेस करना है। और 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में क्या दिखती है, नॉमिनल वैल्यू दिखती है, नॉमिनल वैल्यू दिखती है शेयर कैपिटल में। जो एक्स्ट्रा पैसा लिया होता है वो तो कहां दिखता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ रहे हो बातचीत? हेलो, तो मुझे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बराबर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर।
पर अगर मैं नया कैपिटल इशू करके रिडम्शन कर रहा हूं तो फिर मुझे सीआरआर बनने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पक्का? सीआरआर कहां से बना सकते हैं? फ्री रिजर्व से। अरे जहां से रिडम्शन कर सकता हूं वहीं से सीआरआर बनाऊंगा। फ्री रिजर्व में का मतलब कौन कौन से रिजर्व? पी एंड एल, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, या ऐसे कोई भी ऐसा रिजर्व जिससे मैं डिविडेंड बांट सकता हूं। सर कौन सा रिजर्व फ्री नहीं है? कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता भाई। कैपिटल रिजर्व से स्पेसिफिक पर्पस से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम लोग कोई डिविडेंड डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो उसका इस्तेमाल हम रिडम्शन के लिए भी नहीं कर सकते, तो उसका इस्तेमाल हम सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए भी नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज में मना किया हुआ, रिडम्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, रिडम्शन के टाइम पे जो प्रीमियम आप देने वाले हो, रिडम्शन के टाइम पे जो आप प्रीमियम देने वाले हो उसका इस्तेमाल आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, बट नॉर्मल नॉमिनल वैल्यू का रिडम्शन करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कहां पे मना किया है? सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन 2 में मना किया है। ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते रिडम्शन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा रिजर्व है जो रिजर्व तो है बट ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। जो ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो उसका पैसा तो आया ही नहीं है, और पैसा नहीं आया तो रिडम्शन भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बातचीत? आगे स्टैच्यूटरी रिजर्व, कोई स्टैच्यूट ने बोला है, कोई लॉ ने बोला है, कानून ने बोला है कि रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, तो फिर इस रिजर्व का भी इस्तेमाल मैं रिडम्शन करने के लिए नहीं कर सकता। और पुराने सीआरआर के बैलेंस, मैंने कोई पहले पिछले पीरियड में भी कोई रिडम्शन किया होगा प्रेफरेंस शेयर का या इक्विटी शेयर का, तो मैंने क्या बना रखा था पहले से? सीआरआर। तो क्या उस सीआरआर से मैं नया सीआरआर बना लूंगा, या उस सीआरआर का एक इस्तेमाल है? उस सीआरआर का एक इस्तेमाल है। क्या इस्तेमाल है? टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो पुराने सीआरआर से नया सीआरआर कैसे बना लूंगा भाई साहब? पुराने सीआरआर से तो क्या करना पड़ेगा? बोनस देके इक्विटी शेयर कैपिटल को रेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आई या नहीं आई? और आ रहा है लॉजिक समझ में आ गया? एंट्री तो आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया? चलो अब सुनना भाई साहब, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ठीक है? बहुत काम आया, गलती नहीं होगी आपसे। फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपए, रिडीमेबल वैल्यू है 110। ठीक है? तो कितनी नॉमिनल वैल्यू चुकानी है मुझे? 100। और कितना एक्स्ट्रा चुकाना है? 110 चुकाना है। उस 110 में से कितनी फेस वैल्यू चुकानी है? 100। और कितनी प्रीमियम? 10। अब इस 100 की व्यवस्था कहां से करनी है? अरे बताओ ना यार, इस 100 की व्यवस्था कहां से करें? दो सोर्स है ना यार, तुम्हें बता दिया, भूलते रहते हो यार। या तो आउट ऑफ, या तो इस 100 के बराबर हम नया शेयर इशू कर देंगे, या तो इस 100 की नॉमिनल वैल्यू के बराबर हम नई 100 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर इशू कर देंगे। ठीक है? या फिर इस 100 के बराबर की नॉमिनल वैल्यू के लिए हम क्या क्रिएट कर देंगे? ये आया कि नहीं आया यार? या तो 100 का क्या बना देंगे? सीआरआर। या 100 का क्या ला देंगे? नया शेयर। नया शेयर इशू कर देंगे, नया 100 का नॉमिनल वैल्यू का शेयर इशू कर देंगे। ठीक है? या फिर 100 रुपए सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। ओके भाई जी, ये 10 की क्या व्यवस्था है? इसके लिए नहीं सिखाया अभी तक किसी ने अपने को। बोले जो एक्स्ट्रा 10 देना ये कहां से लाओगे, इसके लिए नहीं सिखाया उन्होंने अभी तक अपने को। ये एक्स्ट्रा 10 हम कहां से ले सकते हैं? ये एक्स्ट्रा 10 हम कहां से ले सकते हैं? सर अभी तो आपने सिखाया था सर सिक्योरिटी प्रीमियम से। यस सर, देखो पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 52 में पॉइंट नंबर डी में बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में बी अप्लाइड बाय द कंपनी टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रीमियम? अपने एग्जांपल में 10। तो 10 का प्रीमियम हम कहां से ले सकते हैं, कहां से चार्ज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, यूजेस में लिखा हुआ है। ठीक है? क्लियर? क्लियर? पर फिर एक बात लिखी हुई है यार, आप तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते रहते हो यार। अभी सुन तो लो पहले, फिर ट्विस्ट समझ में आएगा। ये बोला कि जो कंपनी होती है ना, इसमें अलग अलग क्लास होती है। लार्ज कंपनी,
मिड साइज कंपनी, एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, अलग अलग क्लासेस बनी हुई है। या आप जब इंटरमीडिएट में आओगे ना, और जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत करोगे ना, एएस होते हैं ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो हर कंपनी को फॉलो नहीं करने पड़ते, कुछ क्लास की कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहां पे ऐसा दिया है हमारा आईसीआई में कि जिस भी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, जिस भी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, किसको फॉलो करने पड़ते हैं वो अपने कोर्स में अभी नहीं है, पर जिस भी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। किन पर्पस के लिए? जो बी से डी में लिखे हैं उन पर्पस के लिए इस्तेमाल सिक्योरिटी प्रीमियम का वो कंपनी नहीं कर सकती। ऐसा कहां लिखा भाई साहब? आईसीएआई के अपने बुक में लिखा है। तो मतलब अगर अपनी कंपनी सेक्शन 133 वाली है जिसपे एएस अप्लाई होते हैं, तो फिर वो कंपनी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसपे सेक्शन 133 अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब जिसको एएस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल कर सकती है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। तो कहाँ लिखा है कि प्रिस्क्राइब्ड कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एएस से कंप्लाई करना ही पड़ता है अंडर सेक्शन 133, तो वो कंपनीज प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन को कहां से राइट ऑफ कर सकती है? जनरल रिजर्व से कराओ, रेवेन्यू रिजर्व से कराओ, पेंडल से कराओ, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसी कंपनी जिसको एएस फॉलो ही नहीं करना है, मतलब अदर कंपनीज, वो लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री रिजर्व का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या फिर पी एंड एल। और आया कि नहीं आया? तो सर हमारे इस चैप्टर में हम क्या मानेंगे कि वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसको एएस फॉलो करने पड़ते हैं, या ऐसी कंपनी है जिसको एएस फॉलो नहीं करने पड़ते? तो हम ये मानेंगे पूरे चैप्टर में कि जो भी कंपनी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी है, सेक्शन 133 के हिसाब से एएस फॉलो करने वाली कंपनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। क्या करने के लिए? टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो 10 रुपए को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि मैं क्या अज्यूम करता हूं पूरे चैप्टर में कि तू जो कंपनी है वो कौन सी वाली कंपनी है जिसको अपने प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, सेक्शन 133 के हिसाब वाली तू कंपनी है, तो तेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल मैं नहीं करने दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? वो 100 रुपए के लिए तो वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो 100 रुपए के लिए तो वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और ये 10 रुपए के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या यार? सर एक बार ये और बताओ यार, ये 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू या तो मैं आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करूंगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में कौन से प्रॉफिट्स आएंगे? ओनली फ्री प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे ही नहीं आता। और ये 10 रुपए के प्रीमियम का भी रिडम्पशन करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ही नहीं करना है। समझ में आ गई या नहीं आई बात? पक्का आ गई या नहीं आई? पक्का पक्का पक्का, श्योर, क्लियर। ओके, चलें आगे चलें। तो सर यहां तक काफी हद तक हमने मेजरली कॉन्सेप्ट कर लिया है कवर। अब आ जाओ हम घुसते हैं हमारे टॉपिक में, और अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फोकस करना। स्टार्ट हो रहा है रिडम्पशन का पहला मेथड। वैसे तो ये सोर्स ऑफ रिडम्पशन है, पर इसको किताब में होता है क्या बोलते हैं ये लोग? मेथड ऑफ रिडम्पशन। बताना रिडम्पशन आप कहां से कर सकते हो? या तो कैपिटल से या फिर प्रॉफिट से। कैपिटल मतलब नए शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। तो ये सोर्स ऑफ रिडम्पशन है या मेथड ऑफ रिडम्पशन है? ये तो सोर्स है, पर आईसी ने बोला मेथड है। ओके मेथड है, तू बोले वो सही। ठीक है, तो मैंने भी हेडिंग क्या लगाई ऊपर? मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहला मेथड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय
फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ते हैं भाई साहब क्या कह रहा है। दी कंपनी रेजेस फंड, कहां से पैसा लाएगी? नए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करके। और ये जो पैसा आएगा इसका इस्तेमाल कर लेगी क्या करने के लिए? इस्तेमाल कर लिए क्या करने के लिए? क्या करने के लिए इस्तेमाल कर लेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रीपेमेंट करने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए। किसमें? कैश में। ठीक है भाई साहब। अब क्योंकि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 5 लाख अपन चुका रहे हैं और अपन ने नया 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर दिया, तो अपनी कैपिटल रिप्लेस हो गई, तो अपने को क्या नहीं बनाना पड़ेगा? क्या नहीं बनाना पड़ेगा? सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिंस क्योंकि redeemed capital is replaced by new share capital, therefore creation of CRR is not required। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ओके तो इस पर्पस के लिए proceeds of fresh issue are taken as the amount received and credited to shareholder excluding security minimum up to the date of redemption। अभी जो मैंने लास्ट में 3 लाइन पढ़ी है ना, इसको आप भी बस पढ़ के छोड़ देना, ये जहां पे काम आएगी वहां सिखाऊंगा, बस आप भी रीड कर लो। अभी इस बात को अपन नहीं समझाने वाले, यह आपके क्वेश्चन नंबर 9 में टेंटेटिवली काम आएगी, तो वहां पे अपन इसकी चर्चा करेंगे। पर पहले ये बताओ, ऊपर वाली बात समझ में आ गई? जी सर। अब चलते हैं आगे। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने भी लिखी हुई है, रिमेंबर। कितनी नॉमिनल वैल्यू के नए शेयर इशू करने हैं आपको? कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करने हैं आपको? कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करने हैं आपको? जितनी फेस वैल्यू के पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हो। कितनी नॉमिनल वैल्यू के नए शेयर इशू करने हैं आपको? जितनी नॉमिनल वैल्यू के पुराने प्रेफरेंस शेयर हटाना चाहते हो, रिडीम करना चाहते हो, रीपे करना चाहते हो। तो यहां सारा फोकस किस पे है? नॉमिनल वैल्यू पे। किस पे? कम ऑन, नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है ना बातचीत? ओके आ जाओ। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर इशूड शुड बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। ओके नो प्रॉब्लम। एंट्री पढ़ते हैं। एंट्री तो बिल्कुल आसान सी है भाई साहब, कोई लफड़े वाली नहीं है। चलो नया शेयर इशू करो, क्या एंट्री होती है? 100 का शेयर 100 में इशू करा, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे दो दो एंट्री नहीं करें, बड़े हो गए ना, बच्चे नहीं है, तो नेट एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 100 रुपए आए, 100 रुपए कैपिटल में डाल दी। अगर 100 का शेयर 110 में इशू किया, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू शेयर कैपिटल 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू के बराबर ही अमाउंट जाता है, सबको पता होगा बच्चों। और उससे ज्यादा जो पैसा आया है वो कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये तो सबको आता होगा, बिल्कुल बेसिक सी एंट्री है ना, ये तो मतलब उम्मीद कर लूँ, तो आता ही है, ये भी सिखाऊंगा पहले। डन है, इसमें तो टेंशन नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। अब हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, रीपे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बुक्स में क्या होता है बैलेंस? क्रेडिट डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है यार? क्रेडिट ही होता है। रिपेमेंट करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट, करना पड़ेगा डेबिट। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ही करेंगे। पार्टनर को कैपिटल का पैसा चुकाते तब क्या एंट्री करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल का पैसा चुकाएंगे तो क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके। अब दो केस हो सकते हैं, या तो रिडीम आप कर रहे हो पार पे, या रिडीम आप कर रहे हो प्रीमियम पे। अगर आप पार पे रिडीम कर रहे हो तो आपने जब इशू किया होगा, जब आपने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया होगा, तो आपने क्या एंट्री करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज भी आता है ना आगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए 100 रुपए। मान लो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, 100 रुपए में आपने इशू कर दिया था, कर दिया था, कर दिया था, पास्ट में पास्ट में पास्ट में। अब आप उसको आज पार में रिडीम करना चाहते हो, तो क्या एंट्री करोगे? परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100। अब एक बार ड्यू करते हैं, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
अरे ड्यू करते हैं ना यार, इंटरेस्ट देने से पहले भी तो डिबेंचर का होल्डर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ड्यू करते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू करना, ड्यू करना, ड्यू एंट्री पास करना, ठीक है। पहले तेरा पैसा ड्यू कर रहे हैं हम तुमसे, अब मांगता है, अब तुमसे पैसा मांगता है, और अब पेमेंट करने के टाइम एंट्री तो क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 100 रुपए, 100 रुपए, कोई टेंशन ही नहीं है। अड़ाओ, इधर आ जाओ, आगे चलते हैं। अब की बार 100 का शेयर है, 100 में इशू किया था, पर अब की बार रिडीम करेंगे हम 110 में। तो बुक्स में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की क्रेडिट हो रखी है? 100। तो डेबिट भी कितनी करनी पड़ेगी? 100। अभी जो एक्स्ट्रा देना है, जो एक्स्ट्रा देना है 10 रुपीज, ये भी डेबिट करना पड़ेगा। ये क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना? 10। और बताना टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना मांगते हैं आपसे? 110। और पेमेंट करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110, 110। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो बुक्स में क्रेडिट थी, डेबिट हो गया, मर गई, मतलब खत्म हो गई, ये तो बैलेंस जीरो। अभी जो प्रीमियम फालतू में आपने नया डेबिट किया, इसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसको कहां से राइट ऑफ करोगे? इस प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करोगे? बोलो बोलो, कम ऑन। सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लूं क्या? क्यों? वो सर आईसीआई ने मना किया है, वो बोला कि अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी है जिसको एएस फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो बनाने पड़ते हैं, तो उसको सिक्योरिटी में इस्तेमाल करने का हम परमिशन नहीं दे रहे। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या मानते हैं, वो कंपनी कौन सी वाली है? वो 133 वाली है, 133 वाली ही है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास में है तो भी नहीं कर सकते, तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कोई भी फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे पी एंड एल, जैसे जनरल रिजर्व, जैसे रेवेन्यू रिजर्व, या ऐसा कोई भी और फ्री रिजर्व। ओके, समझ में आई एंट्रीज? तो फटाफट से देखो, ये एंट्रीज होती है। पहले तो नए शेयर इशू करने वाली एंट्री, उसके बाद ड्यू करने वाली एंट्री, उसके बाद पेमेंट करने वाली एंट्री, और अगर प्रीमियम पे पेमेंट किया तो फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने वाली एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से। यहां पे जो बेटा मैं ये नए शेयर इशू कर रहा हूं, तो नए शेयर इशू करने का मेरा मेन पर्पस क्या है? पैसा रेज करना, या प्रेफरेंस शेयर जो मैं रिडीम करना चाहता हूं उसकी कैपिटल को रिप्लेस करना? बताओ बताओ। पैसा अगर आपके पास में है भी, तो भी मेन पर्पस क्या है? कि जितनी प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को रिडीम आप कर रहे हो, उसके बराबर की नॉमिनल वैल्यू की क्या आ जाए? नई शेयर कैपिटल आ जाए। तो दिस इज द मेन पर्पस, दिस इज द मेन पर्पस। इस चीज का गौर करना, ध्यान से देखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहा हूं, तो मुझे नई इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की चाहिए? 1 करोड़ की चाहिए। पैसा कम ज्यादा चल जाएगा, पैसा कम ज्यादा चल जाएगा भाई, पर मुझे तो कैपिटल से कैपिटल रिप्लेस करनी है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा मेन पर्पस क्या है? कैपिटल से कैपिटल रिप्लेस करने का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो एक यहाँ पे बात लिखी हुई है, ये बात मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? ये बहुत भयंकर बात है, ये मैंने अपनी रिसर्च से बनाई हुई है आप लोगों के लिए चीजें, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मुझे पता है बच्चे कहाँ अटकते हैं, तो ये आपके नोट्स में मैंने डाली हुई है। ये आपको आईसीआई में कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलें आगे। अब आप फटाफट से निकाल लो अपनी क्वेश्चन बैंक, कम ऑन। क्वेश्चन बैंक, एवरीबडी प्लीज। चलो सर, फोकस करिएगा सर, देखिएगा सर, ध्यान से। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं, पर अभी अपन एक बार के लिए अब आईसीए का इलेक्शन निकाले तो वही करते हैं जब। क्वेश्चन 1, वैसे आईसीए का इलेक्शन नंबर 1 है। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,000 रुपीज या 5,000 नंबर्स? 5,000 नंबर्स, नंबर में है ये। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, 5,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, एक है 100 रुपए का। फुली पेड अप है क्या? अरे वाह, फुली पेड अप है।
फुली पेड अप नहीं होता तो पहले क्या करना पड़ता? पहले फुली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ता भाई, उसके बाद रिडम्पशन कर पाते, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार मुझे बताओ कि कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 5000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। ओके, पार पे रिडीम करेंगे। ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे इशू करने हैं पार पे, जितने भी जरूरी हैं। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले मेरे को बताओ, आप कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो? कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो? उसके लिए आप क्या कर रहे हो? नई इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10। तो आपको कितनी नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? 5 लाख। अरे 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो तो 5 लाख की ही नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आप 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करोगे? 50,000। 50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 लाख। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे पैसा रेज करना है या कैपिटल रिप्लेस करना है? मेरा मेन पर्पस यहाँ पे 5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू की कैपिटल को रेज करना है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री करते हैं उससे पहले, एंट्री करते हैं उससे पहले एक बात देखो। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। मेरा मेन पर्पस पैसे रेज करना है या कैपिटल रिप्लेस करना है? तो ऊपर रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखूं या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखूं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम्ड। डिवाइड किससे करूं? डिवाइड किससे करूं, इशू प्राइस से या फेस वैल्यू से? मेरा मेन पर्पस क्या है? नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करना, ठीक है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, तो एक ही बात है। तो बताना कितनी नॉमिनल वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिप्लेस करनी है? 5 लाख। और एक इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10। हालांकि सर यहाँ पे जो 10 का शेयर हम 10 में इशू कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 10 का शेयर आप 100 में भी इशू करोगे ना, तो भी डिवाइड कैसे करना है? 10 से। क्योंकि मुझे क्या रिप्लेस करनी है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिंपल ही है, अभी तो 10 ही फेस वैल्यू है एक नई इक्विटी शेयर की और 10 ही इशू प्राइस है। 10 का इक्विटी शेयर वो 10 में ही इशू कर रहा है, तो अभी तो आप खुद भी डिवाइड डिवाइड करोगे, चाहे इशू प्राइस से डिवाइड करोगे चाहे नॉमिनल से डिवाइड करोगे, 10 ही आएगा, तो इतना आपको दिमाग नहीं लग रहा। पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगा। तो डिवाइड किसे करना है? 10 से। तो बताओ कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे। ये फटाफट से लिखो, उसके बाद बनाओ जर्नल का फॉर्मेट, कम ऑन। अच्छा सुनो, एक हेडिंग लगा देना यार यहाँ पे, रिडम्पशन एट पार। और अब इसके बाद बनाना जर्नल की फॉर्मेट।
कमॉन लिखो फटाफट। हाँ जी, लिखा आपने। उसके बाद बनाओ आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, फास्ट एवरीबॉडी प्लीज। कमॉन। इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा कंपनी लिमिटेड। चलो बताओ पहली एंट्री। पहली एंट्री इशू ऑफ शेयर करने के लिए बताओ पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी लिखना, अलग क्लास है ये, अलग काइंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर 10 का है और 10 में ही इशू कर रहे हैं। एक शेयर 10 का है और 10 में ही पार पे ही इशू कर रहे हैं। तो 10 रुपए ही आएंगे। तो कितने आएंगे? 5 लाख ही आएंगे। इस 5 लाख में से जितनी भी फेस वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सर ये पूरे 10 रुपए में 10 रुपए पूरी फेस वैल्यू ही है। अच्छा, तो ये पूरे के पूरे 5 लाख कहाँ चले जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में ही चले जाएंगे सर। ओके, आगे सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, अगली एंट्री बताओ क्या करोगे। हाँ जी, कितना परसेंट क्या था? 8% रिडीमेबल। 8% रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं क्या अपन? नो सर। प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं क्या अपन? नो सर। किस पे रिडीम कर रहे हैं? पार पे। रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। अच्छा, ये कहाँ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। और अब लास्ट एंट्री, कम ऑन, लास्ट एंट्री। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप आप सबको ये सब एंट्री समझ में आ रही होगी। फटाफट से आप अपनी स्क्रीन से ये एंट्रीज को नोट डाउन करिए। लिखा? चले आगे। ओके सर, तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। रिडम्शन एट पार में चल रहे हैं अभी, रिडम्शन एट पार में चल रहे हैं अभी अपन, ठीक है। अब आगे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी। ये भी रिडम्शन एट पार ही है। ये भी रिडम्शन एट पार ही है। पढ़ते हैं। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par. Okay, कैसे रिडीम करेंगे भाई साहब? बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2। इस बार 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं। इस बार 10 का इक्विटी शेयर 12 में इशू हो रहा है भाई साहब। और 100 के प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है? 100 ही देना है। 100 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करते टाइम पे एट पार यानी कितना देना है कमॉन? 100 ही देना है। 100 के प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है कमॉन? रिडीमेबल प्राइस 100 ही देना है।
पर नया 10 का इक्विटी शेयर हम कितने में इशू करेंगे? 12 में। ओके, तो रिडम्पशन एट पार हुआ, रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ? रिडम्पशन तो एट पार ही हुआ, वो तो नए शेयर हम किस में इशू कर रहे हैं? प्रीमियम में। तो रिडम्पशन एट पार ही हुआ, ठीक है, रिडम्पशन एट पार ही हुआ। तो रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। अब इसको ढंग से देखना प्लीज। तो सर सबसे पहले मुझे आगे बताओ कि अपन क्या बनाएंगे। सर हम बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे अपन हम लोग? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे? तुम लिखना मत, अभी गलती हो सकती है, प्लीज देखना। हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। हाँ भाई, बताना कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर अपन रिडीम करना चाहते हैं? कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करना चाहते हैं? 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 का एक है, कितना हो गया ओवरऑल? 10 लाख। लिखना मत, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ मैं। 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करना चाहते हैं। अच्छा, अपन इसके लिए क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 10 का 12 में। अपन ने क्या पढ़ा है? वो इशू ऑफ शेयर पढ़ के आए हो आप? अपन जब वेंडर से अपन कोई मशीन लेते हैं, जमीन लेते हैं, लैंड और बिल्डिंग लेते हैं, कोई बिजनेस लेते हैं और उसको अपने को इक्विटी शेयर इशू करने होते हैं, तो अपन किसे डिवाइड करते हैं? इशू प्राइस से। तो बताना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना आ गया? कमॉन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना आ गया? जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ बस। 10 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 83,333.33। तो इतना राउंड ऑफ में कर दूं उसको? भाई शेयर आधा तो होता नहीं, शेयर तो या तो पूरा होगा या नहीं होगा। भाई या तो शेयर होगा 3 या होगा 4। 3.3 शेयर क्या होता है? समझो बात है कि नहीं? अगर मैं ये 83,333 शेयर इशू करूंगा, एंट्री बताना क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो एकदम एकदम नॉर्मल है। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आएगा? 83,333.33 फॉर एग्जांपल। एक बार एंट्री करने के लिए इनटू 12 कितना आ जाएगा? 10 लाख। कितना जाएगा मोहन? 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 83,333.33 फॉर एग्जांपल इनटू 10। पैसा तो आएगा 12 से, शेयर कैपिटल में जाएगा 10, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। कितना गया? 8,33,333.33 और बाकी बचा हुआ चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। आप मुझे बताओ, क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो गया? सर कौन सा पर्पस? कैपिटल रिप्लेसमेंट वाला पर्पस सॉल्व हुआ गया। मैं कितनी 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 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा रहा हूँ? कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू को हटा रहा हूँ? 10 लाख। और नई कितनी नॉमिनल वैल्यू की शेयर कैपिटल रेज हुई? 8,33,333। तो अपना पर्पस सॉल्व हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटी 10 लाख और नई इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आई? 8,33,333। पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ भाई साहब, कैपिटल पूरी रिप्लेस ही नहीं हुई। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या गलती करी है? क्या गलती करी मैंने? जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकाल रहा था और ऊपर न्यूमरेटर में मैंने नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा, तो वो तो सही था, वो तो मुझे 10 लाख रिप्लेस करनी है, वो तो सही है। पर डिवाइड बाय 12 की जगह क्या लिखना चाहिए था? 10। क्योंकि मेरा मेन पर्पस पैसे रेज करना नहीं है, मेरा मेन पर्पस 10 लाख रुपए रेज करना नहीं है। अगर 10 लाख डिवाइड बाय 12 करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर इंटू 12 करूंगा तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं, वो रुपए नहीं लाना है मेरे को। मेरे को क्या लानी है भाई? शेयर कैपिटल मुझे बराबर चाहिए, इसलिए 12 से डिवाइड की जगह मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मोहन? 10 से। किससे मोहन? 10 से। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड या फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस। समझ में आ रही है बातचीत? डिवाइड में कभी भी इशू प्राइस नहीं करना। समझ में आ गया? मैंने करके दिखा दिया। ओके, तो अब लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं।
तो न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर में आएगा नॉमिनल वैल्यू। ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। 12 लिखना, फिर काट देना, और फिर कितना लिखना, 10। इशू प्राइस नहीं चलेगी, फेस वैल्यू चलेगी। समझ में आ गई बातचीत? कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, कम ऑन, 1 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इशू प्राइस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या चलेगा, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब ये करने के बाद क्या बनाओगे, जर्नल का फॉर्मेट, और फिर एंट्री पास कर देंगे। बड़ा ही आसान है भाई साहब, करो फटाफट से, कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी। ये लिख लिया आप सबने, सबने सबने सबने। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री का बना रहे हो फॉर्मेट, हटा दूं। चलो, जर्नल एंट्रीज क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। जर्नल, चलो बच्चों, सबसे पहली एंट्री। अच्छा सुनो, अगर मान लो मेरे इस क्वेश्चन में अमाउंट रेस करने का पर्पज होता, अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन में 10 लाख रुपए रेस करने का पर्पज होता, तो फिर मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए जितना ही इक्विटी से इशू करना पड़ता। तो फिर मैं किससे डिवाइड करता, 12 से। ये चीज ध्यान रखना भाई साहब, ये चीज ध्यान रखना। अगर मुझे सिर्फ 10 लाख रुपीज चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 83,333.33 शेयर इंटू 12, 10 लाख आ गए। पर मेरा पर्पज यहाँ 10 लाख रुपए रेस करना नहीं था, मेरा पर्पज था 10 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल को रेस करना। इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड नहीं किया। आगे समझ में, मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको। क्लियर है जी? तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी, शेयर इशू करने का मौन। शेयर इशू करवाओ ना यार, पहली एंट्री बोल नहीं रहे आप यार। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताना मैंने कितने शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए, कम ऑन। 1 लाख। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आता है जितने में इशू किया है, 1 लाख इंटू 12। अरे लिए तो मैंने 12 रुपए है ना तुमसे पर शेयर के, तो आए तो मेरे पास 12 लाख है ब्रो। इक्विटी शेयर अकाउंट में कितना पैसा डालते हैं, जितनी फेस वैल्यू है, जितनी नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी, कम ऑन 10। तो ये 10 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आ गई। और बताना सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा जो 2 एक्स्ट्रा लिया है भाई मैंने, 2 लाख। पहली एंट्री।
रिडम्पशन तो पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं? रिडम्पशन तो पार पे कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी? 10%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख की थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अब क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। सर ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? अरे भाई इशू किए ना ऊपर शेयर नए, उससे आया पैसा मेरे पास। सर पैसा तो 12 लाख आया, आपने 10 लाख ही दिए, तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा बच गया तो? कम तो नहीं पड़ा ना? ओके, क्लियर, पक्का, श्योर। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 या अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, पक्का, श्योर श्योर श्योर। अभी चलते हैं आगे। सबने लिख लिया आप लोगों ने? एवरीबडी? पक्का? पक्का? पक्का। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम इजी। जी इंडिया लिमिटेड के पास में 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक 10 का है, तो बताना कितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 90,000। फुल्ली पेड अप है, वेरी गुड, वेरी गुड। कंपनी ने बोला कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब हम तुम्हें पैसे देंगे एट पार। एट पार, रिडम्पशन एट पार का केस चल रहा है अभी भी, ठीक है। हम तुम्हें इक्विटी शेयर इशू करेंगे। कितने का शेयर है? 10 कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 10? कितने का शेयर है? 9 का। और कितने में इशू कर रहे हैं? 9 में। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है ना? सर 9 रुपए का भी शेयर हो सकता है क्या? किसने बोला नहीं हो सकता? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4, 5, 6, 7, आपकी इच्छा हो सकता है यार। 9 रुपए का ही है शेयर। फेस वैल्यू शेयर की 9 रुपए है, और इशू प्राइस भी 9 रुपए है। लिखा हुआ तो है ऑफ 9, इक्विटी शेयर ऑफ 9। ऑफ 9 मतलब शेयर ही कितने का है? 9 का। ऐसे लिखा था ना, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इशूड एट 9। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, डिस्काउंट में शेयर इशू ही नहीं कर सकते। तो जिसके दिमाग में ख्याल आ रहा है निकाल दो। 10 का शेयर अगर होता भी तो 9 में इशू कर पाते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 53 मना करता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू ही नहीं कर सकते। तो पहली बात तो वो आपका जो थॉट कंफ्यूजन है वो गलत हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा लिखा होता है कि इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 11, तो समझते हैं कि 10 का शेयर है, 11 में दे रहे हैं। यहां तो लिखा ही क्या है? ऑफ 9, मतलब शेयर ही कितने का है? 9 का। और फुल्ली पेड अप मतलब 9 का शेयर 9 में ही इशू कर रहे हैं। 9 का शेयर 9 में ही इशू कर रहे हैं। अरे आया कि नहीं आया? आया। घबरा मत जाना, 9 का ही शेयर है, 9 में ही दे रहे हैं। समझ आ गया? चलो, तो सबसे पहला काम करवा दो। सबसे पहला काम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued is equal to preference share redeemed, nominal value of preference share redeemed divided by nominal value per share। 90,000 डिवाइड बाय 9, कितना आ गया? 10,000 शेयर।
चलो पहली एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम्म, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 9 रुपए का शेयर है, 9 रुपए में इशू कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री बोलो कमॉन। कितना परसेंट रिडीमेबल क्या है? 10%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, प्रीमियम पे तो रिडीम नहीं कर रहे ना अपन। प्रीमियम पे रिडीम करते तो और क्या डेबिट होता? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट होता, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट होता। पर प्रीमियम पे रिडीम अपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम को मैंने डेबिट अलग से नहीं करा है। और अब पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये था अपने आईसीएआई का क्वेश्चन नंबर, मतलब वैसे इलेक्शन नंबर 3 और अपनी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लियर? फटाफट से लिखो इसको सारे बच्चे, कम ऑन। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? लिखा नहीं लिखा बताओ फटाफट। चलो, तो अब चलते हैं फटाफट से। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी खत्म कर देता हूँ ताकि अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर अपन कल नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे ना, तो अपन फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट वाला पार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम बचा है, रिडम्पशन एट पार कर लिया अपन ने। अच्छा, अपन किस वाले मेथड में चल रहे हैं? आउट ऑफ कैपिटल में, कि नया शेयर इशू करना है और पुराना शेयर का पैसा चुका देना है, यही कर रहे हैं अभी अपन। और अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, वहां पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ तो एट पार पे हुआ। अब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम पे करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं है, उसके लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? ढंग से देखना सर। एक्स लिमिटेड हैज 1 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप, ठीक। तो पहले तो मेरे को बताओ इसकी फेस वैल्यू कितनी है, ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू कितनी है, बता दो यार। उल्ले बता नहीं पा रहे? 1 लाख इंटू 100। ओ भाई, क्या हो गया यार, मुंह खोलो अपना। 10 लाख। वेरी गुड। तुम पक्का से यही कर रहे हो ना भाई? कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए की टोटल नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हमारे इशूड ऑलरेडी हैं, ठीक। रिडीम किस पे करना है इसको? रिडीम 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। कब करना है भाई साहब? 31 मार्च 2026 को रिडीम करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये रिडीम करना है क्या? हाँ हाँ, करना करना है। क्या बोल रहा पड़ता है कि वो रिडम्पशन के लिए कंपनी ने, रिडम्पशन के लिए कंपनी ने पहले ही इक्विटी शेयर इशू कर दिए थे। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। पर कंपनी ने वो इक्विटी शेयर कितने पे इशू किए थे? इशू प्राइस कितनी है? इशू प्राइस कितनी है? 10 का 20%, 2 रुपए। 10 + 2 कितना हो गया? 12। वेरी गुड। 10 का इक्विटी शेयर 12 पे इशू करना है। 10 का इक्विटी शेयर 12 पे इशू करना है। और 100 के प्रेफरेंस शेयर को कितना रुपए चुकाना है? 110। 110। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100 और रिडीमेबल वैल्यू है 110।
इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है 12। फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 12। समझ में आ रही है क्या बातचीत? दो अलग अलग चीज है। एक तो प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग है, एक इशू प्राइस के रिगार्ड, एक अपने इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग है। प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है 100 और देनी कितनी है 110, और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, और इशू कितने में कर रहे हैं 12 में। दो अलग अलग चीज है भाई साहब, दो अलग, इनको मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है भाई साहब, ओके। क्या करना है? ये बोल रहा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकाल दो और जर्नल एंट्री पास कर दो। चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालो, जर्नल एंट्री में करवा दूंगा। जो अभी तक मैंने बोला है, जो अभी तक मैंने सिखाया, उसका दिमाग में रख के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालो। कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी, ऑनलाइन आप भी कर रहे हो भाई साहब, आप भी कर रहे हो, करो करो। रिकॉर्डिंग से देख रहा हूं तो भी कर रहे हो, करो फटाफट। जिन्होंने लिखा एक बार वापस से देख लो। मुझे इस केस में सुन लेना, अच्छा केस है। मुझे इस केस में 1 करोड़ रुपीस की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है, ठीक है? जिन भी बच्चों ने आंसर बताया कि हमें तो 11 लाख शेयर इशू करने हैं, तो आपके हिसाब से तो 11 लाख शेयर इंटू 10 रुपए की इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, तो आपके हिसाब से कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल रेज हो गई? 1 करोड़ 10 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल रेज हो गई। जबकि मुझे जरूरत कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बराबर की रेज करने की थी? 1 करोड़। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया। मुझे तो 1 करोड़ की फेस वैल्यू, 1 करोड़ की नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है, तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल भी 1 करोड़ की ही चाहिए। इसलिए देखो बार बार फॉर्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड लिखवाता हूं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है 1 करोड़ की कैपिटल को रिप्लेस करना। और डिवाइड में बार बार मैं यहाँ नॉमिनल वैल्यू लिखवाता हूं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है कैपिटल को रिप्लेस करना। तो 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिप्लेस करनी है 10 रुपए का फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर इशू करके, तो ओवरऑल मुझे 10 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इशू प्राइस क्या है उससे कोई टेंशन मत लो, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो अगर मैं 10 लाख शेयर इशू करूंगा तो 10 लाख इंटू 10 कितने रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे? 1 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे और मेरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वापस से सुन लो, मेरा मेन पर्पज यहाँ पे कैपिटल को रिप्लेस करना है, मेरा मेन पर्पज पैसे को रेज करना नहीं है। तो मेरा आंसर कैसा आएगा देखो, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। तो रॉन्ग केसेस क्या है? आप ऊपर अगर रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड लोगे, देना 1 करोड़ के बदले में 1 करोड़ 10 लाख है, तो भी गलत हो जाएगा भाई साहब। 1 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाय 10 रॉन्ग, 1 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस रॉन्ग, 1 करोड़ डिवाइड बाय इशू प्राइस रॉन्ग, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का श्योर, क्लियर हो गई चीज आपको? ओके, तो फटाफट से आप जर्नल एंट्री लिखेंगे। कुल मिला के सर ऊपर भी नॉमिनल वैल्यू लेनी है और नीचे डिनोमिनेटर में भी नॉमिनल वैल्यू ही लेना है। अगर आपको लगता है तो आप रॉन्ग केस करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या गलत हो रहा है मेरा आंसर। तो ये लिखने के बाद में आप लोग लिख रहे हो जर्नल एंट्रीज। चलो बताओ पहली जर्नल एंट्री क्या होगी कमॉन, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी कमॉन, फटाफट से बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 लाख शेयर्स अपन ने इशू किए। अच्छा, पैसा तो जो इशू प्राइस पे इशू कर रहे हैं उतना ही आएगा ना, तो बैंक वाली हमेशा एंट्री इशू प्राइस से होती है। तो ये तो 10 लाख शेयर इंटू 12 कितना हो जाएगा ये? 1 करोड़ 20 लाख। पैसा तो 1 करोड़ 20 लाख आएगा, उसमें से इक्विटी शेयर में कितना जाएगा? 10 लाख शेयर्स इंटू टेन। ये 1 करोड़ की नई इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई भाई साहब। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा? 10 लाख शेयर्स इंटू 220 रुपीज।
अपना काम हो गया भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ की रेज हो गई, मजा आ गया। हाँ अगली एंट्री बोलो, कम ऑन। 10% ही है ना? 10% नहीं, कितना है? 12% है, 12%, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू। सर टू डायरेक्टली? नहीं सर, और क्या डेबिट करना पड़ेगा? हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट करना पड़ेगा। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बताना कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी? 1 करोड़। कितने के प्रीमियम में रिडीम करना है? 10%, 10 लाख। देना कितना ओवरऑल? 1 करोड़ 10 लाख। पेमेंट करो। पैसा है कि नहीं है? अरे सर पैसा बहुत है सर, अभी ये नए इक्विटी शेयर इशू करके पैसा आया है सर, पैसा ही पैसा है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। और एक लास्ट एंट्री बता दो, लास्ट एंट्री कम ऑन। ये प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करोगे? ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम नया आया है, इससे राइट ऑफ कर सकता हूं क्या मैं इस प्रीमियम को? नहीं सर, क्योंकि हम कौन सी कंपनी है, सेक्शन 133 को कंप्लाई करने वाली, ठीक है। इसलिए सर कहां से राइट ऑफ करेंगे हम? ऑन पी एंड एल से, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आया कि नहीं आया समझ में? तो जब मेरा पर्पस कैपिटल को रिप्लेस करने का होता है, तो ऊपर भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आती है, और डिनोमिनेटर में भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड आता है। ठीक है, चाहे आप इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर दो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम कर दो, न्यूमिनेटर में भी नॉमिनल वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में भी नॉमिनल वैल्यू आएगी। ये अपन ने एग्जाम्पल करा अपने नोट्स से, एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।